क्या उनका तो मुझे ये लोग जो हैं, नहीं ये पूरा लेफ्ट लिबरल, आज मैं चुनौती दे रहा हूं पूरे इंटायर लेफ्ट लिबरल गैंग को, हिम्मत है तो सवालों का सामना कीजिए और पूरी जिम्मेदारी से सामना कीजिए। इस तरह का कुकर्म चल रहा है, उसके खिलाफ एक व्यक्ति नहीं बोल रहे हो। शर्म आनी चाहिए। पूरे देश में ब्रॉड डे लाइट में इस तरह का कुकर्म सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के परिसर में हो रहा है, जहां रिकॉर्ड उड़ाए जा रहे हैं, रिकॉर्ड चोरी किए जा रहे हैं, फॉल्स तरीके से इंप्लीकेट किया जा रहा है। जो जजमेंट पहले आ गया उस जजमेंट को कह रहा है कि वो हुआ नहीं, अब हम करेंगे। अपने ही खिलाफ खुद ही वकील बन गए और खुद ही जज बन गए और खुद ही उस केस को सेटल भी कर दिया। ये सब हो रहा है। इंडियन एक्सप्रेस में कोई आर्टिकल नहीं आ रहा है लेफ्ट लिबरल्स का। नहीं, वो तो उनकी सपोर्ट में आते हैं ना, आप समझे नहीं। अभी बीच में एक नोटिस दिया था, माफी मांगा इंडियन एक्सप्रेस ने, अभी एक मैटर में अपने मुर्सिन शेख के तरफ से एक नोटिस दिया था। वो क्या है, उनके वो उसको एक सिंपल वर्ड में कह सकते हैं, सुपारीबाज, वन साइडेड न्यूज देने की। अगर सपोज हमने आरोप लगाए रोहिंटन नरीमन के खिलाफ, वो न्यूज नहीं छापने की, लेकिन रोहिंटन ने कंटेम्प्ट का नोटिस निकाला वो न्यूज छापने की, लेकिन क्यों निकाला, क्या आरोप है, वो नहीं छापने का। तो ये जो सिलेक्टिव पब्लिकेशन लाइव लॉ हो गया, तो ये जो लेफ्ट का इकोसिस्टम है इनका चलता है, लेकिन यू कैन नॉट फूल ऑल ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम। दूसरा, एक अनिल अंबानी के केस का मुद्दा बताऊंगा, आप हंसोगे अभी। अनिल अंबानी के केस में कंटेम्प्ट का नोटिस इश्यू किया यही जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने। तो उसमें क्या हुआ, अभी उनका कहना है रोहिंटन नरीमन का, अभी एक्चुअल में उन्होंने क्या पैसे खाए क्या नहीं गए हमको नहीं मालूम। उनका कहना है कि जो भी अनिल अंबानी का ग्रुप था, उन्होंने हमारे जो उनके वकील ही होंगे ना, कपिल सिब्बल थे या अभिषेक मनु सिंह भी थे या पी चिदम्बरम थे, जो भी थे उनके वकील, तो बोले उन लोगों ने मेरे कोर्ट के मास्टर को मैनेज किया और ऑर्डर में हेरा फेरी की कि प्रेजेंस ऑफ अनिल अंबानी कंटेम्नर इज डिस्पेंस्ड विथ, ऐसा वो उन्होंने आरोप किया। किसने? रोहिंटन नरीमन ने। तो भी दो पॉसिबिलिटी है, या तो सही में वो दो लोग आरोपी होंगे, या तो चोरी पकड़ी गई करके उन पर ढकेल दिया, ऐसा भी हो सकता। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा मान के चलते कि इसमें उनके दो लोग आरोपी थे, सुप्रीम कोर्ट के दो एम्प्लॉय। ऐसा राइटिंग में कंप्लेंट रोहिंटन नरीमन भेजते सीजेआई रंजन गोगोई, काय के लिए? एफआईआर करो, और एफआईआर हो जाता है उसमें। अब आपको मैं बहुत सिंपल चीज बताता हूं, कोर्ट के रिकॉर्ड की कुछ भी फोर्जरी जब होती है उसके लिए एक प्रोसीजर है। एक है 340 सीआरपीसी और एक है 195 सीआरपीसी। वो क्या कहता है कि कोर्ट के रिकॉर्ड की फोर्जरी को जब तक उस कोर्ट का प्रिसाइडिंग ऑफिसर खुद कंप्लेनेंट नहीं रहता, तब तक जिस देश का कोई भी कोर्ट उन आरोपियों के खिलाफ में कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। आरओ 340 में इंक्वायरी का प्रोविजन है, इन्वेस्टिगेशन वाला ऐसा एफआईआर रजिस्ट्रेशन वाला ऐसा प्रोविजन नहीं था उसमें। अब ये जिसको ये उन लोगों के लिए अति विद्वान और समझदार वकीलों के लिए, समझदार जजेस के लिए डफर रोहिंटन नरीमन, इन्होंने होना क्या चाहिए था, खुद ने ऑर्डर करना है सीबीआई को, आप इंक्वायरी रिपोर्ट मेरे पास सबमिट कीजिए, या तो फिर एफआईआर रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, लेकिन कॉग्निजेंस के लिए वो जो रिपोर्ट आएंगी उसको 340 का कंप्लायंस करना ही पड़ेगा, 195 का बाहर आएगा इसको। तो ऐसे कंडीशन में ये मैटर भेजना सीजीआई के पास, जो लॉ में प्रोविजन ही नहीं है। और आपको और एक खास बात होता था, ऐसे ही दो जज ने ऐसा गलत ऑर्डर किया था एमएस अहलावत के केस में। तो उसमें गलत ऑर्डर के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच बैठा, हरीश साळवे उनके वकील थे पुलिस कमिश्नर के, उसमें उसके खिलाफ की परजुरी की कार्रवाई खारिज कर दिया था सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने, कहा कि हमारे दो जज बेंच ने बेवकूफी किया है। तो ये जो है जैसा मतलब वो जो ब्लंडर किया है, तो वैसा ही बेवकूफी जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने किया है। ये एक केस हो गया।
ऐसे इनके मतलब डफर के या फिर फ्रॉड के कारनामों की लिस्ट है हमारे पास में ना। इनका अच्छा बड़ा फाइल बना हुआ है, कई अधिकारियों ने भी हमको डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, कई मतलब रॉ के भी लोग हैं, कई सीबीआई के भी लोग हैं। आज तो आपने बहुत बड़ा एक्सपोजे किया नीलेश जी, बहुत ही बड़ा एक्सपोजे। और मुझे लगता है कि देश के सभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज और वकील और सामान्य जन को, खासतौर से इंटेलिजेंसिया को जरूर देखना चाहिए ये शो। ये इतनी बड़ी बात आज आपने बड़ी जिम्मेदारी से की आज मेरे ख्याल से। और मैं देखिए आरिफ मोहम्मद खान को बहुत ही व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। वो कभी भी इस तरह का कोई ऐसा अनर्गल काम वो करते नहीं हैं। और जिस तरह से उन्होंने इस तरह से इंडिक्ट किया और साफ साफ कहा, इसका मतलब है कि आरिफ मोहम्मद खान को इनके भी कृतित्व के बारे में जानकारी है और वो खुद एक लॉ के विद्यार्थी रहे हैं, तो उनको इस बात का इल्म है उनके बारे में। अब ये सवाल देश के सामने है जो आज नीलेश ओझा जी ने सबके सामने रखा है कि हमारा जुडिशियल सिस्टम किस प्रकार से काम कर रहा है, किस प्रकार से वहां पर भाई भतीजावाद, परिवारवाद का एक प्रकार से नंगा नाच हो रहा है और सब लोग इस करप्शन को, ग्रॉस इनजस्टिस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। खुद नीलेश जी के केस में 4 साल से हियरिंग ही नहीं हो रही है। आज ये खुद हमारे शो में अब आपके सामने ब्रॉड डे लाइट में कह रहे हैं कि भैया इंक्वायरी करिए, जांच करिए, नहीं हो रही है। और जब ये मामला आया तो मुझे लगा कि ये बात पूछनी चाहिए और आज तो आपने अजीब तरह के खुलासे किए। तो एक्स जस्टिस रोहिंटन नॉरिमन का जो चरित्र है और जो इतिहास है वो इतना संदेहास्पद है कि उनकी फिर से दोबारा बहुत गंभीरता से जांच होनी चाहिए और न्यायालय में इस तरह की जो बातें हो रही हैं उस पर भी अब अंकुश लगना चाहिए। बहुत हो गया कॉलेजियन सिस्टम के बारे में और वहां के परिवारवाद के बारे में, भाई भतीजावाद के बारे में। अभी के जो चीफ जस्टिस हैं उनके ऊपर भी बहुत ही संगीन आरोप लग रहे हैं। इसलिए मैं माननीय अदालत से यह आग्रह कर रहा हूं कि आपके लिए एक मौका है, आप बचिए। इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, पब्लिक हलकों में है, ये पब्लिक डोमेन में है ये बातें, तो उससे बचिए। और कम से कम एक न्याय के शुद्धिकरण के लिए न्याय निरपेक्ष हो, न्याय धर्म सापेक्ष हो और न्याय होता दिखे भी, जस्टिस टू बी सीन ऑल्सो, ऐसा कम से कम व्यवहार में प्रैक्टिस तो जरूर होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी इतने बड़े एक्सपोजे के लिए। और मैं आज पूरे देश से यह आग्रह कर रहा हूं कि अगर न्याय व्यवस्था में सुधार चाहते हैं तो आपको खड़ा होना पड़ेगा और इस तरह के असत्य को, झूठ को सार्वजनिक तौर पर उसकी आलोचना करनी पड़ेगी जिस प्रकार से क्यूबाइट नेटवर्क कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी। कल हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी किसी विशेष मुद्दे के साथ। आज आशुतोष कर मत दीजिए। नमस्कार। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोवर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।